हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और कैंटरबरी के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ईडन पार्क ऑकलैंड में। जनरली ऑकलैंड के जिस ग्राउंड पे डोमेस्टिक मैचेस होते हैं वो है ईडन पार्क आउटर ओवल, मतलब इस ग्राउंड के बाजू में ही एक ग्राउंड है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द डोमेस्टिक मैचेस जो हैं पिछले कुछ सालों में हुए हैं। ये ग्राउंड पे ज़्यादा डोमेस्टिक मैचेस होते नहीं हैं, ठीक है। इस सीज़न में ऑलरेडी जो फोर्थ ट्रॉफी के मैचेस भी हुए होंगे या प्लंकेट शील्ड के मैचेस भी हुए होंगे वो भी उस ग्राउंड पे होते हैं। इस ग्राउंड में ज़्यादा मैचेस होते नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन है भी इस ग्राउंड के बारे में, तो उसके बारे में हम बातें करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ऑब्वियसली, ज़्यादा मतलब आजू बाजू वाली टीम ही है, एक ही शहर की है टीम, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कंडीशंस में भी और सॉइल वगैरह में भी। तो उसके बारे में तो हम आगे बातें करेंगे ही। तो कल से शुरू होने जा रहा है न्यूजीलैंड डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ये दोनों टीमें ऑब्वियसली, मतलब दोनों टीमें नहीं, सभी टीमें ऑलरेडी रेड बॉल क्रिकेट में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। प्लंकेट शील्ड में जो अभी पॉज्ड है, फोर्थ ट्रॉफी में भी स्टार्ट वो कर चुके हैं। तो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें है कि कौन सी टीम कौन से प्लेयर्स की इस तरीके के परफॉर्मेंस के साथ गुजर रही है या क्या क्या वो कर रहे हैं। लेकिन T20 क्या होता है कि T20 में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं जो बाकी लॉन्गर फॉर्मेट्स में नहीं खेल रहे होते हैं। दोनों टीमों में आपको ऐसे प्लेयर्स दिख जाते हैं, स्पेशली ऑकलैंड की टीम में तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स दिख जाते हैं बड़े बड़े नाम वाले, जो दुनिया भर के T20 लीग्स में खेल रहे होते हैं। और वो डोमेस्टिक मैचेस मतलब 50 ओवर मैचेस या रेड बॉल क्रिकेट के मैचेस ज़्यादा नहीं खेलते हैं, लेकिन T20 मैचेस में आ जाते हैं। तो अगर आप थॉरोली मतलब रिसर्च करते हो या वो करते हो, आप रिकॉर्ड्स ढूंढते हो, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर हो जाता है, क्योंकि इन प्लेयर्स के बारे में आप ज़्यादा आइडिया नहीं लगा पाते कि किस तरीके के फॉर्म से गुजर रहे हैं, किस तरह के मोमेंटम के साथ वो आ रहे हैं। तो नाम के साथ ही आपको जाना पड़ता है, जैसे पूरी दुनिया जा रही होती है, और रिकॉर्ड्स भी इनके कम ही होते हैं। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, उसको लेके काम करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। थोड़ा बारिश का यहाँ पे चांस मेरे को दिख रहा है, उम्मीद करते हैं कि सही हो जाए, लेकिन थोड़े बहुत चांसेस मेरे को दिख रहे हैं अभी के लिए। पिछले 5 मैचों की बात करें, कैंटरबरी 4-1 से आगे है। ऑकलैंड पिछले टाइम में भी उतना अच्छा वो नहीं कर पाए थे, स्पेशली बैटिंग को लेके बहुत इनकॉन्सिस्टेंसी रही है। बॉलिंग भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे वो, लेकिन फिर भी लॉकी फर्गूसन एक पेस बैटरी को वो संभाल रहे थे, और स्पिन डिपार्टमेंट में जहाँ पे उनको हेल्प मिला वहाँ पे कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस करके रखा भी हुआ था, जिनमें से आदित्य अशोक का तो नाम आपने अभी तक जान ही लिया होगा, जो कि ऑब्वियसली अभी न्यूजीलैंड के टीम में भी आज आमने सामने घूम रहे हैं, अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए। तो ऐसे कुछ नाम है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी तरफ से नहीं रहा है। कंपैरिजन करें अगर कैंटरबरी के साइड से, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इनके पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस फॉर्मेट के लिए स्पेशलिस्ट माने जा सकते हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। इंटरनेशनल टैलेंट्स भी हैं। अभी अगर इंटरनेशनल टैलेंट अवेलेबल नहीं भी हो तब भी ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती है, तो बिल्कुल भी हल्के में आप नहीं ले सकते इस टीम को। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि चौथे 4 मैच उन्होंने जीत रखा है आखिरी 5 में से। पिछले सीजन में कैंटरबरी ने पहले साल में ख़त्म भी किया था, जैसे मैंने पहले ही बताया। हालांकि वो फाइनल जीत नहीं पाए, लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा था, और ऑकलैंड ने आखिरी पायदान पर ख़त्म किया। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलरली इसी ग्राउंड के रिकॉर्ड्स हों। ईडन पार्क आउटर ओवर मतलब जिस ग्राउंड पे मोस्ट मैचेस होते हैं उसके रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। सेकेंड लास्ट सीजन के 3 मैचेस यहाँ पे हुए थे, तो जहाँ पे 2 मैचेस हारी है ऑकलैंड की टीम। अगले मतलब अदर जो ग्राउंड है आउटर ओवल, वहाँ पे भी मैचेस हुए होंगे, लेकिन ये पर्टिकुलरली 21-22 का जो है ये इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है। 3 मैचेस, 2 हार और 1 जीत। और 22-23 में कोई मैच इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे नहीं हुआ है, लेकिन आउटर ओवल पे हुआ था। वहाँ पे भी जो 4 मैचेस के रिजल्ट आए थे, वहाँ से 2 हार, 1 जीत और 1 टाई हुआ था मैच, और 1 नो रिजल्ट रहा था, ठीक है। तो इस ग्राउंड पे ज़्यादा हार रही है ऑकलैंड की टीम, जैसे कि आप देख सकते हो। होम एडवांटेज तो इनको मिलने से रहा। तो अभी 2 हमारे पास स्टेटिस्टिक्स आए, एक तो हेड टू हेड वाला, वहाँ पे भी ऑकलैंड पीछे चल रही है, और एक ग्राउंड वाला, वहाँ पे भी ऑकलैंड पीछे ही चल रही है। देखते हैं आगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि टीम कैसा कर रही है। रॉबर्ट ओडोनेल आपको दिख जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिन एलन का भी नाम ऐड कर सकते हो आप। फिन एलन पिछले सीजन में वेलिंगटन के ओर खेलते थे, तो इसलिए उनका नाम मैंने इनिशियली लिखा नहीं था, लेकिन अभी वो ऑकलैंड की टीम में आ गए हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी। लेकिन आप नोटिस कर सकते हो कि यही एकमात्र प्लेयर थे जिन्होंने मिनिमम 2 50+ के स्कोर बनाए थे, और औसत आप देख सकते हो कितना कम है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा ही सकते हो कि ये अगर मतलब वो प्लेयर है जिसका नाम हम लिख सकते हैं, तो बाकी प्लेयर तो क्या ही रहे होंगे बैटिंग से कैंटरबरी की तरफ से। लेकिन अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं लियो कार्टर, चैट बॉवेस। लियो कार्टर फोर्थ ट्रॉफी के आखिरी कुछ मैचेस में खेले नहीं थे, लेकिन वो वापसी कर चुके हैं, और चैट बॉवेस हैं। चैट बॉवेस का पिछला सीजन काफ़ी बेहतर गया था दोनों ही फॉर्मेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में। और बॉलिंग पे बेन लिस्टर खाली है, बाकी भी कोई प्लेयर्स रहे होंगे, लेकिन उतना कॉन्सिस्टेंटली वो खेले नहीं होंगे, या फिर उनका परफॉर्मेंस नहीं आया होगा।
कैंटरबरी की तरफ से यहाँ पे भी नाम लंबे हैं, तो आप नोटिस कर सकते हो ना कि एक पहले स्थान पे खत्म करने वाली टीम और छठे स्थान पे खत्म करने वाली टीम में कितने डिफरेंसेस हैं, कितने सारे नाम ज़्यादा आ रहे हैं कैंटरबरी की तरफ से, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। अभी देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में तो क्या क्या चीज़ हुआ है जो अपने को देखने मिल सकता है। हम पहला मैच जो है क्राइस्टचर्च से स्टार्ट कर रहे हैं 2021 का। कैंटरबरी ने बनाया था 154, बहुत बड़ा टोटल नहीं होता है ये इस फॉर्मेट के हिसाब से, आप समझ ही सकते हो, ठीक ठाक स्कोर है। बॉयल और कार्टर के स्कोर्स हैं। बाकी फर्न्स जो इस सीजन में अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट अच्छा करते हैं। देलपोर्ट का यहाँ पर 1 विकेट रहा है। ऑकलैंड चेज नहीं कर पाई, जहाँ पर सोलिया और विल ओडोनेल जो कि स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, इनके परफॉर्मेंसेज रहे हैं। मिचेल अवेलेबल नहीं है, हेनरी भी नहीं है, नटल भी नहीं है, ठीक है। तो ये मैच एक मीडियोकर स्कोर वाला मैच था, लो स्कोर तो नहीं कह सकते, हाई स्कोर भी नहीं कह सकते। मेजर परफॉर्मर्स थे बॉयल, कार्टर, फर्न्स और सोलिया। क्राइस्टचर्च में मैच हुआ। अगला मैच और पहला मैच जो ऑकलैंड में हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि यही ग्राउंड हो, लेकिन ऑकलैंड के किसी ना किसी ग्राउंड पर, या तो ये वाला ग्राउंड या तो आउटर ओवल में हुआ है। यहाँ पे भी हमने को 167 बनता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली नहीं। जहाँ पे आपको रॉबर्ट ओडोनेल दिख रहे होंगे और वॉर्कर अवेलेबल नहीं है। बाकी बॉलरों में से शिपली नट्टल अवेलेबल नहीं है। मैककॉनकी का 1 विकेट। कैंटरबरी ने इजर भी चेस कर लिया आराम से, जहाँ पर आपको फिर से कार्टर दिख जाते हैं। फ्लेचर अभी दूसरे टीम के होकर खेलते हैं और मैंने कई बार बता के रखा हुआ है कि फ्लेचर चेस बेहतर करते हैं। इस सीज़न में 4 ट्रॉफी में भी आपने ये चीज़ नोटिस करी है, एक आध मैच उन्होंने जिताया है हमें भी, तो जो भी है तो चेस वो बेहतर करते हैं। यहाँ पर भी चेस उन्होंने बेहतर करा। बाकी बॉवेस के परफॉर्मेंसेस है कुछ, और बॉलर में से फर्गूसन जो कि अवेलेबल नहीं है। दोनों मैच में जो नाम अपने को रिपीट होता हुआ मिला है वो है कार्टर का। दोनों ही मैच में कुछ ना कुछ स्कोर्स उनके हैं, और ऑकलैंड दोनों ही मैच में थोड़ा पीछे रह गई है बैटिंग से, और बॉलिंग उतना कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। अगला मैच ये भी क्राइस्टचर्च में हुआ और यहाँ पे भी हमें उसी रेंज में स्कोर आता हुआ दिख रहा है, 150 से 60-65 के भीतर। जहाँ पर आपको फ्लेचर के कुछ स्कोर्स हैं बैटिंग फर्स्ट में, उतना कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत है। बाकी मिचेल, लेथम, शिपली कोई अवेलेबल नहीं है। आदित्य अशोक ने 3 विकेट निकाले हैं। आदित्य अशोक के बारे में मैंने कई बार ये बात बता के रखी हुई है कि एक ऐसे बॉलर हैं जिनको अगर आप छोड़ोगे भी तब भी रिस्क होता है, अगर लोगे भी तब भी रिस्क होता है। रिस्क नहीं होगा, लेकिन ये एक ऐसे बॉलर हैं कि ये बंचेस में विकेट लेना जानते हैं, ठीक है। हिट और मिस बॉलरों में से अगर कहा जाए तो ये वो होते हैं। हालांकि ये खेल नहीं रहे तो ज़्यादा बातें ना ही करें तो बेहतर, तो जब खेलेंगे तब और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है। बाकी लेस्टर फिर से 2 विकेट, और नोटिस करना कि यहाँ भी बॉलिंग फर्स्ट जब हुई थी लेस्टर ने विकेट, अच्छा लीस्टर के बॉलिंग फर्स्ट में आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पे नहीं, कि उनके बेहतर परफॉर्मेंस होते हैं। बाकी तो चलो कोई अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड फिर से थोड़ा पीछे रह गई बैटिंग से, हर बार की तरह, मतलब पिछले 2 बार की तरह। यहाँ पे भी फिर से ओडोनेल के स्कोर्स हैं, और वो तो भला हो फर्गूसन ने यहाँ पे स्कोर बनाया था, नहीं तो इतने रन भी नहीं बनते। बाकी नट्टल, शिपली, ये दोनों के रिकॉर्ड्स नाम आए हैं ऊपर भी, ये अवेलेबल नहीं है। हेनरी भी नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, समझ सकते हो आप। न्यूजीलैंड पैरेलली खेल रही है अपने मैचेस, इसीलिए कैंटरबरी ने यहाँ पे मैच जीत लिया। पिछले सीजन के मैचेस की बात करें तो कैंटरबरी का उसी रेंज में स्कोर है 147, ठीक है। अभी तक हमने बहुत ज़्यादा स्कोर बनते हुए नहीं देखा, मेरे ख्याल से 170 प्लस एक स्कोर था। ये जो कैंटरबरी ने बनाया था वो भी 168 को टारगेट चेस करते हुए, तो वही एक था। इसके अलावा तो ज़्यादा स्कोर अभी तक बनते हुए मैंने देखा नहीं है। बॉवेस और मैट बॉयल के स्कोर्स थे। लिस्टर देखो बॉलिंग फर्स्ट, 2 विकेट, यहाँ पे भी उन्होंने बॉलिंग फर्स्ट कराई, 2 विकेट निकाले थे। यहाँ पे 3 विकेट थे हालांकि। बाकी अशोक, चैपमैन अवेलेबल नहीं है। सोलिया का 1 विकेट। ऑकलैंड वापस यहाँ पे थोड़ा फंस रही थी, लेकिन यहाँ पे कम ही रन बने कंपैरेटिवली बाकी इनिंग्स के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे चेस हो गया। सोलिया का स्कोर था। बाकी बॉलरों में से एंगस मैकेंजी और ओराउड के परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। लास्ट मैच जो हुआ था, जो कि इस ग्राउंड पे भी लास्ट मैच है, पर्टिकुलरली इस ग्राउंड पे नहीं, ऑकलैंड पे लास्ट मैच है, चलो बता देते हैं। इस बार भी ऑकलैंड ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी तो करी नहीं, तो एक जो मैच उन्होंने जीता था वो अपने बॉलिंग की वजह से उन्होंने जीता था, जहाँ पर 147 पे रोक दिया था सामने वाली टीम को, तब जाके उन्होंने वो मैचेस जीते हैं। नहीं तो हर बार ही उनकी बैटिंग थोड़ी सी पीछे ही रही है, बहुत फ्लॉलेस बैटिंग रही नहीं है। 168 या 167 इन्होंने हाईएस्ट बनाया है। इसके अलावा 150 के आसपास ही चल रहा है उनका मामला। बैटिंग कोलैप्स नहीं हुआ होगा शायद, लेकिन बहुत ज़्यादा भी स्कोर उन्होंने नहीं बनाया है जो हम नोटिस कर सकते हैं। 140 था। यहाँ पे भी रॉबर्ट ओडोनेल कई बार नाम आ चुका है इनका, बैटिंग फर्स्ट में भी नाम है, बैटिंग सेकंड में भी नाम है, और इस ग्राउंड पे भी नाम है, वो हम ज़्यादा आगे देखते हैं। ओवरआउट के 2 विकेट्स मैकेंजी फुल्स, और कैंटरबरी इस बार 5 ओवर का ही मैच हो पाया था, डकवर्थ लग गया, तो ये कोई बताने का मतलब नहीं है। अगर हम समराइज़ करें ऑकलैंड वाले मैचेस को, 2 मैचेस अपने को मिलेंगे आखिरी 5 में। एक है ये जनवरी 7, 2022, ऑकलैंड ने पहले बल्लेबाजी करी 167। ओडोनेल के कुछ स्कोर्स हैं। बाकी मैककॉनकी का 1 विकेट, बॉयस के और कार्टर के कुछ रन्स, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। और आखिरी मैच हुआ था इस ग्राउंड पे, यहाँ पे भी ओडोनेल के स्कोर अपने को देखने मिलते हैं। ओवरआउट का विकेट, और कैंटरबरी ने 5 ओवर बल्लेबाजी करी, उसमें काम हो गया।
ठीक है, तो मोटा मोटा जो हमें देखने मिल रहा है इस फिक्सचर से, एक तो ये बहुत हाई स्कोरिंग फिक्सचर रहा नहीं है। ऑकलैंड बैटिंग से थोड़ा पीछे ही चल रही है। एक मैच जो उन्होंने बीच में जीता है, जो पिछले सीजन का मैच था, वो अपनी बॉलिंग की वजह से उन्होंने जीत के रखा हुआ था। और वो भी जिन बॉलर्स ने अगर लीड करा था, अगर उसको हम ढूंढने निकले तो खाली लिस्टर अपने को मिलेंगे, अशोक, चैपमैन, ये कोई अवेलेबल नहीं है, बराबर। इसके अलावा कैंटरबरी बॉलिंग चाहे उतना बढ़िया शायद नहीं हुआ होगा कि उन्होंने विकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं निकाले होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और बैटिंग उन्होंने कॉम्पैरेटिवली बेहतर करी है। ऑकलैंड के जो 2 मैचेस अपने को देखने मिल रहे हैं पिछले 5 में से, वो दोनों ही मैच कैंटरबरी ने जीत हासिल करके रखे हैं। और ओवरऑल भी इस ग्राउंड पे ऑकलैंड के रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं थे, वो तो हमने पहले बताया भी है, आगे भी देखेंगे। तो ये सीन है अभी तक हेड टू हेड का, ठीक है। समराइज अगर हम करने आ जाए तो जिन प्लेयर्स का नाम यहाँ पे रहने वाला था, चैपमैन और कैम फ्लेचर, वो दोनों ही रेलिवेंट नहीं है। कैम फ्लेचर दूसरी टीम के होकर खेलते हैं और चैपमैन अवेलेबल नहीं है। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में, ठीक है, और देखेंगे कि इस ग्राउंड पे क्या हो रहा है। याद रखना, ये पर्टिकुलरली यही ग्राउंड नहीं भी हो सकता है, इसके बाजू वाला ग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन ऑकलैंड के ग्राउंड्स में क्या होता है वो हम देखते हैं। और ऑकलैंड इतना बुरा क्यों कर रही है अपने घर पे, वो भी देखने की कोशिश करते हैं। पहला मैच ये है सेकेंड लास्ट सीजन का मैच। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 176, डिसेंट स्कोर है ये। फर्ग्यूसन और आदित्य अशोक जो लेग स्पिनर है, इनके विकेट्स हैं, पर दोनों ही अवेलेबल नहीं है ऑब्वियसली। ऑकलैंड पीछे रह गए, लेकिन ओ'डॉनेल, इनका नाम कई बार आ चुका है और भी कुछ बातें करूंगा मैं इनके बारे में। इन्होंने रन बनाया पेसर्स के विकेट, स्पिनर के साथ एक। पिछले सीजन के मैचेस देख लें, अगर ओटागो ने बनाया 174, उसी रेंज में स्कोर देखो 176 फॉर 7, 174 फॉर 8। फिर से आपको फर्ग्यूसन दिख जाते हैं, दिलपोर्ट के 2 विकेट्स, सोलिया और लिस्टर का विकेट। लिस्टर बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं, ये तो मैंने बताया ही हुआ है। ऑकलैंड इस बार चेज नहीं कर पाई, 174 उन्होंने स्कोर करा 8 विकेट खो के, लेकिन चैपमैन के स्कोर थे। ओ'डॉनेल वापस से, सोलिया के भी कुछ परफॉर्मेंस आते हैं, उनके परफॉर्मेंस है, पेसर्स का अपर हैंड, और मैच यहाँ पे हो गया टाई। उसके बाद यहाँ पर ऑकलैंड ने बैटिंग करके कम ही स्कोर बनाया पिछले 2 मैचेस के कंपैरिजन में, लेकिन ओ'डॉनेल कंसिस्टेंट है। और ये जो आखिरी हेड टू हेड था जो हमने देखा था इस ग्राउंड पर, कैंटरबरी को मतलब बारिश की वजह से रन कम करने पड़े और वो हो गया। इस बार बैटिंग फर्स्ट करके बहुत बड़ा टोटल बना दिया ऑकलैंड ने, जहाँ पे सोलिया के कुछ स्कोर्स हैं, ब्रिग्स, विल ओ'डॉनेल दोनों अवेलेबल नहीं है। पेसर्स के 5, स्पिनर के 3। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे भी हालांकि जीत हासिल कर लिया, 9 ओवर में 108 रन बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑकलैंड ने बल्लेबाजी भी अच्छी करी थी, लेकिन फिर भी वो जीत ना पाए। लिस्टर, दिलपोर्ट के विकेट्स हैं। लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे वेलिंगटन ने कम ही स्कोर बनाया बाकी मैचेस के कंपैरिजन में, तो 153 का स्कोर था। लिस्टर, सोलिया वापस से, तो ये दोनों काफ़ी अच्छा कर, लिस्टर बॉलिंग पर डेफिनेटली बेहतर कर रहे हैं और सोलिया के भी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं। बैटिंग से भी कुछ रन उन्होंने बनाए हैं, बॉलिंग से भी 1-2 विकेट कहीं से आते रहते हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट तो हैं आपके लिए। ऑकलैंड इस बार चेज उन्होंने कर लिया, जहाँ पे ओ'डॉनेल के स्कोर्स हैं। ये बंदा बहुत कंसिस्टेंटली यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, और वो भी याद रहा T20 है, वहाँ पे इतना रेगुलरली 30, 40, 50 के आसपास स्कोर बनाना ये कोई आसान बात है नहीं, लेकिन उन्होंने बनाए हैं। पेसर्स के 5, स्पिनर के 3 विकेट, और ऑकलैंड ने यह मैच जीत लिया। तो यही मेरे ख्याल से एक लौता जीत है पिछले सीजन का, जो आखिरी मैच में उनको दर्ज हुआ था। लेकिन जो चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि रन तो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। ऑकलैंड ने भी 190 बनाया है, हमने 170 के ऊपर भी स्कोर बनता हुआ दिखा है, और 153 के टारगेट को ऑकलैंड ने चेस कर लिया, भले ही मुश्किलों के सामना करने के बाद, लेकिन चलो चेस हो गया, जो बड़ी बात है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो 3 विकेट निकले थे ना, जो वेलिंगटन ने निकाले थे, वो यंग हस्बैंड ने निकाले थे, लेग स्पिनर है, ठीक है। तो लेग स्पिनर्स का इंपॉर्टेंस तो आप देख ही सकते हो। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि रन यहाँ पे बन सकते हैं, चेज थोड़ा मुश्किल हुआ है जब ऑकलैंड ने चेस किया है, बाकी टीमों ने तो चेस ही बराबर करा है। तो दोनों ही तरफ से चीज़ों को देख के जो हम समझ पा रहे हैं कि बैटिंग से ऑकलैंड थोड़ी सी वीक तो रही है। ग्राउंड पे ये एक 190 का स्कोर उन्होंने ज़रूर बनाया था, ये वाला, ठीक है, लेकिन बाकी वही रहा है, थोड़ा बेहतर रहा है शायद हेड टू हेड से ग्राउंड में, लेकिन उसी रेंज में चल रहा है। और बॉलिंग भी बहुत बढ़िया नहीं करा है उन्होंने, अगर आप नोटिस करोगे तो देखोगे, क्या देखोगे, यहाँ पे उन्होंने निकाले थे 7 विकेट, फर्ग्यूसन, अशोक दोनों अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 8 विकेट, फर्ग्यूसन के यहाँ पे 2 विकेट हालांकि थे, बाकी सोलिया, लिस्टर ये दोनों इंपॉर्टेंट तो मैंने बता ही दिए, और दिलपोर्ट। यहाँ पे बॉलिंग सेकंड कराने भेजा तो 5 ओवर में 48 रन कंसीड किए, 1 विकेट खाली निकाला। यहाँ पे बॉलिंग सेकंड कराने भेजा, 9 ओवर में 2 विकेट और 110 रन कंसीड किए। यहाँ पे बॉलिंग सेकंड कराने भेजा, यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट कराने भेजा, तो यहाँ पे भी 6 विकेट, तो 6-7 विकेट बॉलिंग फर्स्ट में तो फिर भी उन्होंने निकाला है, लेकिन बॉलिंग सेकंड उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा रहा है अगर हम ग्राउंड की बात करें तो, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम हेड टू हेड में कंपैरिजन करने जाएं तो देखते हैं क्या होता है।
तो यहाँ पे उन्होंने जो ये हमने लास्ट मैच देखा था ये हो गया। इसके अलावा बॉलिंग सेकंड यहाँ पे एक बार करा था 18 ओवर में 172, तो ऑलमोस्ट 10 के आसपास रन रेट और 5 विकेट खाली निकाले बस। तो बॉलिंग सेकंड इनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ना ही हेड टू हेड में जो एक मैच 2 मैच हुआ है वहाँ पे, और ना ही ग्राउंड पे, ठीक है। और जब उन्होंने बैट फर्स्ट करा है तो उन्होंने कुछ अच्छे स्कोर बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग को लेकर इनके कॉन्सर्न्स हैं। विकेट्स भले ही निकले हों लेकिन रन तब तक बन जा रहे हैं, जो है मेन बात, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो बता सकते हैं हम ऑकलैंड के बारे में। उनका घर है ज़रूर, लेकिन ज़्यादा परफॉर्मर्स हम यहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं। एक शायद रॉबर्ट ओडोनेल, लिस्टर, सोलिया, ये 3 हम थोड़ा बहुत वो देख भी सकते हैं, लेकिन इसके अलावा खास कुछ नहीं। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड्स थे हमारे पास, जो पुरानी चीज़ें थी, जो दिखाने लायक था, मैंने आपको दिखा दिया हेड टू हेड ग्राउंड की चीज़ें। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे काम पे आ सकती हैं। तो मार्टिन गप्टिल काफ़ी टाइम के बाद न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में आपको फिर से दिखेंगे। अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो ये कुछ दिन पहले लेजेंड लीग में भी खेल रहे थे, लेकिन चलो कोई ना। तो यहाँ पे वो अवेलेबल हैं। उसके बाद अच्छा, मेरे ख्याल से आज के मैच में एलन कैप्टनसी कर सकते हैं। मैं कॉन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है कि एलन कैप्टन होंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, फोर्थ ट्रॉफी में फिन एलन धमाकेदार फॉर्म से गुजरे हैं। मतलब क्या ही फॉर्म उनका रहा है। जनरली ये वन ऑफ द मोस्ट इनकन्सिस्टेंट प्लेयर्स में से होते हैं। अभी पता नहीं शॉर्टर फॉर्मेट में वो क्या करेंगे, लेकिन फोर्थ ट्रॉफी में बहुत बढ़िया फॉर्म उन्होंने दिखाया था। बैटिंग फर्स्ट हो, बैटिंग सेकंड हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर ये बन जाते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ उनका नाम नहीं आया होगा क्योंकि उनके रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले नहीं होंगे, और कंसिस्टेंटली वहाँ पे भी उनका स्कोर नहीं है। और कैंटरबरी की टीम में शिपली, हेनरी वगैरह खेल रहे होते हैं पास्ट मैचेस में, तो शायद उतना दाल नहीं गला होगा इनका। लेकिन अभी चीज़ें बदल सकती हैं, तो जो है वो बताऊंगा आगे। और गप्टिल इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, देखो नाम बड़ा है, तो वो जो जितना आपको पता है मेरे को भी उतना ही पता है, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। सोलिया इंपॉर्टेंट प्लेयर है, रॉबर्ट ओडोनेल मस्ट हैव है। और मैं बता दूं, रॉबर्ट ओडोनेल रिसेंटली जो फोर्थ ट्रॉफी का मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, जहाँ पे ऑकलैंड ने जीत हासिल करा था, वो भी कैंटरबरी के घर पे जाके, वहाँ पे भी रॉबर्ट ओडोनेल ने हाईएस्ट स्कोर बनाया था टीम के होकर। और दूसरे जो प्लेयर जिन्होंने स्कोर बनाया था वो थे कैम फ्लेचर, चेस करते हुए उन्होंने 68 या फिर ऐसा कुछ तो स्कोर बना के मैच को जितवाया था, ठीक है। तो ये दोनों हाई स्कोरर थे। निशम, इसके बाद निशम ने एक ही मैच खेला था फोर्थ ट्रॉफी का, नहीं तो काफ़ी टाइम से वो भी न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में नहीं दिखे, लेकिन वो जो एक मैच उन्होंने खेला धमाकेदार बैटिंग करी। इनका बैटिंग हैंड बहुत अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छा करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बॉलिंग भी थोड़ा बहुत मिला था, लेकिन बॉलिंग से कुछ करा नहीं उन्होंने, लेकिन बैटिंग बहुत बढ़िया उन्होंने करा था। और यहाँ पे भी मुझे उनका ऐसा ही रोल आता हुआ दिख रहा है कि नंबर 5-6 तक बैटिंग उनको मिल जाएगी, फिनिशिंग का रोल आएगा, और बॉलिंग थोड़ा बहुत करे ना करे, लेकिन बैटिंग को प्रॉपर नहीं मिलेगी। उसके बाद हैरिसन, ये डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा उभर के आ रहे हैं, इनको प्रॉपर्ली यूज़ भी किया जा रहा है। एक काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर है, बैटिंग हैंड काफ़ी अच्छा है, बॉलिंग से विकेट्स निकाले हैं कुछ। उसके बाद निकित पेरेरा शायद इनका नाम है, जो मुझे लगता है आदित्य अशोक के जगह पे खेलने वाले हैं। ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, तो सेम ही एंगल ब्रिंग करेंगे। लेग स्पिनर तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन वही है कि सेम एंगल ब्रिंग करेंगे, तो देखा जा सकता है इनके बारे में। दन फंड्स अच्छा करा है इन्होंने, बॉलिंग फर्स्ट देखा जा सकता है। बेन लिस्टर का नाम अपने ऊपर देखा ही है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। और उसके बाद लुई दिलपोर्ट। इनमें से जो प्लेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर हम रिकॉर्ड्स के मानेंगे तो 3 प्लेयर्स का नाम हमने खोद के निकाला था, ओडोनेल, सोलिया और लिस्टर। इनमें से लिस्टर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगा जब वो बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, बराबर। चौथा प्लेयर जिसके साथ आपको अपना कोर कंप्लीट करना है वो है एलन, फॉर्म के बेसिस पर, और सबकी टीमें होंगे भी, और जिन्होंने 4 ट्रॉफी फॉलो करी होगी वो तो आराम से इनको कैप्टन हसन बना देंगे। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो, कैम फ्लेचर, अगर ये चेस करते हैं, माफ करना, कैम फ्लेचर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये चेस करते हैं आंख बंद करके ले लेना, बैटिंग फर्स्ट में सोच सकते हो। निशम अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं ले सकते हो, इनके पास तब तक शायद बैटिंग आ जाए। बॉलिंग थोड़ी सी ही कराएंगे मुझे लगता है, लेकिन इनको फिनिशर का रोल दिया जा सकता है, तो वो है ज़्यादा बॉल साथ खेलने ना मिले, उसमें अगर हिट कर दिया तो चल गए, और अगर नहीं किया तो नहीं। रायन हैरिसन एक ट्राइएबल ऑप्शन है, ठीक है। इनको मेरे ख्याल से बॉलिंग भी प्रॉपर्ली मिलने वाली है। दोनों स्पिनरों में से ऑब्वियसली दिलपोर्ट के साथ आप ज़्यादा जाना पसंद करोगे, इनके पास एक्सपीरियंस है और विकेट टेकिंग बॉलरों में से है। और दन फंड्स अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, एनीवेज आप इनको ले सकते हो, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में इनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा। तो 4 जो प्लेयर्स के हमने कोर बनाए, इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप ऐड कर सकते हो वो है कैम फ्लेचर, निशम, दन फंड्स, ठीक है।
बस इन 3 या एक्स्ट्रा आप स्पिनर किसी को ऐड कर लो, तो उनके साथ आप ज़्यादा प्लेयर्स अगर ऑकलैंड करना चाहते हो ले सकते हो। बेंच पे होंगे जॉक मैकेंजी, जो मेरे ख्याल से बैट्समैन है, और मुझे इनका तो नंबर आता हुआ दिखने यहाँ कहीं पे भी। कैंटरबरी से बात करें तो बोवेस और बॉयल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद कार्टर, मिच है, मैककॉनकी, रिपन, बेवन जेकब्स है नाम इनका, फोक्स, मैकेंजी, फ्रेजर सीट और माइकल रे। इनमें से देखो किसी का भी उस तरीके से रिकॉर्ड तो नहीं है कि मैं बता दूं कि नहीं रिकॉर्ड, जिनके रिकॉर्ड से बॉलरों में से वो तो अवेलेबल नहीं है, और बैटिंग भी कंसिस्टेंटली किसी एक प्लेयर का नाम नहीं है, शफल होते गए हैं नाम। इनमें से बॉयल इन दोनों ने 4 ट्रॉफी के मैच में रन बनाया है, और बॉयस ने रिसेंटली जो रेड बॉल क्रिकेट हुआ था वहाँ भी रन बनाया है। परसेंटेज इनका बेहतर होगा। बैटिंग फर्स्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर बैटिंग सेकंड में किसी एक को आप छोड़ना चाहते हो तो बॉयल को छोड़ सकते हो, बॉयस को लेकिन लेके चलना। कार्टर उसके बाद कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मेट उनको काफ़ी पसंद है। इनका भी वही सीन, ये बेहतर करते हैं बैटिंग सेकंड में, बैटिंग फर्स्ट में अगर आप छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। मिचेल है, बेहतर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ टॉस किसी कीपर को लेना चाहते हो तो मिचेल को ले सकते हो। ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आए हैं, और इनके ऊपर डिपेंड करके ही, इनके ऊपर भरोसा करके ही कैम फ्लेचर को हटा दिया टीम ने, जो इतने सालों से खेल रहे थे। इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा है, हर फॉर्मेट में इन्होंने रन बनाया है, डेफिनेटली देखने लायक प्लेयर है। उसके बाद मैककॉनकी होंगे। मैककॉनकी मैंने कई बार बता के रखा हुआ है कि इनका बेस्ट परफॉर्मेंस क्राइस्टचर्च में आता है, और यहाँ पे तो फिंगर स्पिनर्स के लिए उतना कुछ खास है ही नहीं, और बैटिंग से तो उन्होंने कुछ खास करा नहीं है। उसके बाद रिपॉन होंगे। रिपॉन लेग स्पिनर है तो डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए, और 4 ट्रॉफी में बहुत बढ़िया फॉर्म उन्होंने दिखाया है। और अगर आपको याद हो, अगर आपने 4 ट्रॉफी का जो मैच हमने एनालिसिस करा था ऑकलैंड और कैंटरबरी वाला, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि रिपॉन का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहता है ऑकलैंड के खिलाफ। लेकिन अगर मैं T20 में आ जाऊँ तो वहाँ पे रिपॉन उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं। 3 मैच 3 विकेट रहा है शायद इनका, और बैटिंग से भी एक मैच में 28 रन, और बाकी दोनों मैच में 10 के ऊपर नहीं गए हैं। आखिरी 5 में से जो मैच उन्होंने खेले हैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली होने चाहिए, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेग स्पिनर है तो डेफिनेटली। बाकी देखो यहाँ पे किसी के भी बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। माइकल रे को ऑकलैंड बहुत पसंद है, ठीक है, और जब वो ओटागो को खेलते थे, और एक बार उन्होंने 7 विकेट भी निकाल के रखा हुआ था 4 ट्रॉफी में बॉलिंग फर्स्ट में, ये आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर अपने को कोर बनाने का है तो किन प्लेयर्स को ले सकते हैं हम? बॉवेस हो गए, कार्टर। मुझे लगता है अगर बैटिंग में ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस अगर नहीं हो तो आप कार्टर को ले सकते हो, बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको लेने के चक्कर में। लेकिन वो है कि बहुत प्रायोरिटी वाले प्लेयर भी नहीं होंगे, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। रिकॉर्ड भी बहुत खास कुछ इनका नहीं है। रिपन उसके बाद 3 हो गए, और चौथा प्लेयर ये जो बॉलर्स हैं फुल्स, सीट, माइकल रे, इनमें से आप देख सकते हो मेरा ज़्यादा वोट फुल्स की तरफ होगा क्योंकि ये बैटिंग भी कर सकते हैं। तो 4 प्लेयर्स यहाँ पर हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो वैसे तो कैंटरबरी के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं जो भी है, लेकिन जो प्लेयर्स की वजह से उनके रिकॉर्ड्स आए थे उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। एक नई टीम है, बहुत सारे इधर उधर से प्लेयर्स ला के उन्होंने मैनेज करा है, तो क्या पता ये चीज़ इनके अगेंस्ट चली जाए। और इनके बॉलिंग पे भी अगर आप देखोगे, फुल्स, मैकेंजी अभी भी यंग है, फ्रेजर शीट इस फॉर्मेट में ट्राइड एंड ट्रस्टेड नहीं है, माइकल रे का भी वही सीन है, ठीक है, जिस वजह से इनको ओटागो ने छोड़ा कि ये T20 में इनको मौका नहीं मिलता था। वहाँ बेकन, इसके अलावा ट्राविस मुलर, जेकब डफी, उनको ज़्यादा मौका मिलता था, इनको मौका नहीं मिलता था। तो ये सीन होगा, ठीक है। और अगर आप बैटिंग में भी देखोगे तो बॉवेस, कार्टर को छोड़ के एक्सपीरियंस की कमी तो है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कैंटरबरी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है ऑन पेपर। ऑब्वियसली कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं जो अगर वो परफॉर्म कर गए तब बात अलग है, लेकिन ऑन पेपर अभी के लिए तो कैंटरबरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, और उनकी टीम में लूप होल्स हैं। और अपने को मतलब तबीयत से 4 प्लेयर भी ढूंढने को नहीं आ रहा है जिनके साथ हम इनका कोर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मेरे से पूछोगे तो 4 प्लेयर्स मेरे टीम लिए जो होंगे वो हैं बॉवेस, लियो कार्टर, रिपन और फुल्स। ये 4 आप अपने कोर को लेकर चल सकते हो। इसके साथ आप जिनको ऐड कर सकते हो माइकल रे, इनको ऑकलैंड पसंद है, स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं तो। उसके बाद हे हो गए, कीपर में मिल जाएंगे आपको, और मैककॉन की सेफ रहने के लिए मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी वाले प्लेयर ये नहीं होंगे इस मैच के लिए, बराबर। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो निशम के साथ लोग जा सकते हैं क्योंकि ऑलराउंडर में है और बड़े नाम हैं इसीलिए। और उसके बाद एलन ऑब्वियसली क्योंकि न्यूजीलैंड के नेशनल टीम के आसपास ही घूमते हैं और बहुत बढ़िया फॉर्म इन्होंने दिखाया है। गप्तिल नाम के बेसिस पे समझ सकते हो आप, बाकी कुछ भी नहीं है इनके बारे में कुछ बताने लायक। और सोरिया उसके बाद रिस्की में दिलपोर्ट स्पिन डिपार्टमेंट से है, इनको विकेट निकालना आता है। सबसे बड़ी बात इनकी ये होती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि इकोनॉमिकल रहते हैं।
और ओडोनिल बैटिंग से। निखित पेरेरा ये आदित्य अशोक के जगह पे खेलने वाले हैं। यंग बॉलर होंगे, क्या पता इनके बारे में ज़्यादा किसी को नॉलेज ना हो तो वो फ़ायदा इनको मिल जाए। और ऐसा तो है नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही होगी कैंटरबरी की बैटिंग भी, यंग नाम तो है और देखना पड़ेगा कि वो इनको कैसे डिकोड कर लेते हैं। कैंटरबरी की तरफ से रिपॉन और मैकॉन की आपको दिख जाएंगे सेफ में, रिस्की में कार्टर और बॉवेस, और बहुत रिस्क लेना है तो माइकल रे बॉलिंग फर्स्ट में, और मैट बोवेल इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंसेस करके रखे हैं, बैटिंग में एक ऑप्शन होंगे, अगर आपके पास स्पेस हो आप इनको ले सकते हो। अच्छा, अभी के लिए ये 7 प्लेयर्स को मैंने रख रखा है। मुझे लगता है बैटिंग में ये 3 आप कहीं पे भी ले सकते हो, अच्छे ऑप्शंस हैं तीनों ही, बोवेस, ओडोनिल और एलन। एलन का तो फॉर्म ज़बरदस्त चल रहा है। हालांकि अभी मैं कहता हूँ कि ये भरोसे लायक प्लेयर नहीं है, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे पता पाना मुश्किल है, लेकर तो चल ही सकते हैं। रॉबर्ट ओडोनिल रिकॉर्ड अच्छा है और रिसेंट मैचेस में भी अच्छा करा है इन्होंने। और बोवेस बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वही है कि ये फॉर्मेट के बड़े प्लेयर हैं। ये बोवेस के जगह पे अगर आप चाहो तो परसेंटेज कितना भी कम हो ये सब लेंगे इनको, ठीक है ना। लियो कार्टर को भी ले सकते हो और यहाँ पे बॉयल का ऑप्शन आएगा। ये दोनों आपके पास ऑप्शन होंगे बैटिंग से अगर आप देखना चाहते हो तो। कीपर सेक्शन में कैम फ्लेचर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, अगर ये बैटिंग सेकंड करते हैं डेफिनेटली लेना, चेज बेहतर करते हैं। और बैटिंग फर्स्ट अगर कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो। और हे एक ऐसे ऑप्शन है जिनको अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग आप ले सकते हो, ठीक है। बॉलरों में से मैंने खाली लिस्टर को ले रखा है, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। इसके अलावा जो ऑप्शंस होंगे दिलपोर्ट होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया कुछ नहीं है लेकिन हाँ कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ पॉइंट ये देखे जाते हैं, मुझे बहुत उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है इनसे। माइकल रे बॉलिंग फर्स्ट अगर कराते हैं डेफिनेटली लिया जा सकता है इनको। सेम अप्लाइड होता है यहाँ पे डनरूफर्स के साथ भी, डनरूफर्स विकेट्स में रहे हैं अगर हम 4th ट्रॉफी की बात करें तो। ऑलराउंडर में मैंने इन तीनों को रखा है। चौथा ऑलराउंडर अगर मेरे को लेना पड़े, ऑकलैंड अगर पहले बैटिंग कर रही है तो मैं निशम के साथ जाऊंगा। जनता मैककॉनकी के साथ भी जा रही है, लेकिन मैककॉनकी का मैंने बताया है कि इस ग्राउंड के बाहर, मतलब उनके घर के बाहर। और मेरे 4 ऑलराउंडर्स में ये तो नहीं आएंगे कहीं से भी। एक प्लेयर के बारे में बताना चाहूँगा जिनकी तरफ मुझे नहीं लगता गलती से भी कोई भी देखेगा। जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं भी है वहाँ पे भी शायद ही कोई इनकी तरफ देखेंगे, वो है रायन हैरिसन। रायन हैरिसन ने रिसेंट हेड टू हेड जो हुआ था 4th ट्रॉफी में वहाँ पे भी रन बनाया है, इनको प्रॉपरली बॉलिंग भी मिल रही है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इनको 2-3 ओवर तो मिल ही जाएंगे, और जैसी बैटिंग के रिकॉर्ड्स रहे हैं ऑकलैंड की, इनको शायद बैटिंग भी मिल जाए, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग प्लेयर हो सकते हैं अगर आप मैनेज कर सको, इनको देख सकते हो। निशम और इनके कंपैरिजन में ये है कि निशम बैटिंग बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा आगे हैं इनसे तो। और अगर निशम बैटिंग पे नहीं चले बाय चांस, ठीक है, तो हो सकता है कि बॉलिंग से उनको ज़्यादा आप उम्मीद ना रखो क्योंकि बॉलिंग को ज़्यादा मिलने वाली है नहीं, ठीक है। और निशम को जिस तरह की कंडीशन में बॉल करना अच्छा लगता है, मैं आगे जब वो मैचेस आएंगे, वो ग्राउंड्स आएंगे, मैं बताऊँगा। वो ये कंडीशन का ग्राउंड तो है नहीं। रायन हैरिसन एक अच्छे प्लेयर रहे हैं और इनके ऊपर भरोसा भी टीम ने बराबर करा है 4th ट्रॉफी में, तो अगर वही सिलसिला यहाँ भी बरकरार रहा तो रायन हैरिसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। मैं नहीं कह रहा कल के मैच नहीं चल जाएंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट में तो कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल हम प्ले कर सकते हैं जो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो चौथा ऑलराउंडर निशम, रिस्क ले सकते हो तो रायन हैरिसन। मैककॉनकी अगर आप सेफ जाना चाहते हो मेरे टीम में तो आपको वो शायद ही दिख जाए, ठीक है। कैप्टन मैसेरम चॉइस की बात करें तो यहाँ पे देखो क्रिस्टल क्लियर कुछ भी नहीं है कि नहीं इसको कैप्टन, किसी का भी कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मैं बता सकूं। जिनके रिकॉर्ड्स हैं वो है रॉबर्ट ओडोनिल, अगर आप में वो गुदा है, रिस्क ले सकते हो बैटिंग में से तो डेफिनेटली एक ऑप्शन है। अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अच्छा फॉर्म है, रन भी बनाया हुआ है। और फिन एलन, ठीक है, लेकिन ये भी भरोसे लायक प्लेयर नहीं है। रॉबर्ट ओडोनिल बेहतर रिकॉर्ड है और डिपेंडेंसी ज़्यादा है, टिक कर खेल सकते हैं, लंबी इनिंग्स खेलने की भी एबिलिटी है, तो मेरे लिए बेहतर ऑप्शन वही होंगे। अगर आपको सेफेस्ट ऑप्शंस देखने हैं तो रिपॉन होने चाहिए क्योंकि ये लेग स्पिनर है और रिसेंट हेड टू हेड में भी अच्छा करा है इन्होंने और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और सोलिया, ये दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। निशम याद रखना ये बैटिंग से मोस्ट पॉइंट्स देंगे, बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराएं। बॉलिंग से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा, दोनों ही टीमें ऐसा कुछ नहीं दिख रही है मुझे कि बॉलिंग से मैं भरोसा कर सकूँ। और ऑकलैंड की बैटिंग के रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं रहे ऑब्वियसली, तो शायद आप कैंटरबरी के बॉलर ज़्यादा ले भी लो, लेकिन कैंटरबरी की तरफ से वो बॉलर्स भी तो नहीं है ना जिन्होंने वो काम करके दिखाया हुआ है। ना ही हेनरी है, ना ही शिपली है, ना ही नट्टल है, तो इनका भी बॉलिंग थोड़ा हल्का तो हुआ है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, अगर लास्ट में सारी अपडेट्स आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगी। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।